वेलकम बैक। मैं लव के सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी सीडीपी क्लास है। यदि आपने अभी इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं, जो मैंने दो कैटेगरी में बांट रखे हैं, पार्ट 1 साइकोलॉजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, और पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 की जो मैंने 60 के अप्रोक्स वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, यदि आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह बालक होता है। अब पिछड़ा बालक कौन सा हो सकता है, अब आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है, ये हो सकता है। यदि इससे अच्छा ऑप्शन मिलता है तो और भी देखते हैं। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक अधिक तो नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो पिछड़ा बालक है, वो पीछे रह चुका है, ठीक है, तो आगे तो निकल नहीं सकता, यहाँ पर अधिक बोल दिया। थर्ड ऑप्शन आपका, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक। अब जो समान है तो ना ही तो वो अधिक वाला होगा, और ना ही वो कम, ना ही वो पिछड़ा बालक होगा ना, मतलब ना ही वो प्रतिभाशाली बालक होगा और ना ही वो पिछड़ा बालक होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है आपका, और फोर्थ ऑप्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक बैठ रहा है कि ऐसा बच्चा जो अपनी सेम एज के बच्चों से शैक्षिक उपलब्धि में, अचीवमेंट्स में, एजुकेशन अचीवमेंट्स में अपनी क्लास के बच्चों से पीछे रह चुका है किसी भी तरीके से, ठीक है ना, वो आपका पिछड़ा बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, ठीक है ना, जो व्यवहारिक बुद्धि है उससे रिलेटेड नहीं है आपको, वो बताना है। पहला, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, अब आपको वो बताना, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तीसरा ऑप्शन है आपका, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। और फोर्थ है आपका, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये आपका व्यवहारिक बुद्धि का मतलब व्यवहारिक बुद्धि से रिलेटेड या संबंधित नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर जो नहीं वाला ऑप्शन है वो आपका सेकंड है, और सभी आपके व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। अब आलोचनात्मक चिंतन का वैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन है कि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बताना, कि किसी चीज़ की कोई आपकी योजना है, कोई आपका प्लान है, ठीक है ना, या फिर कोई आप काम कर रहे हो उसमें सिर्फ नेगेटिव उसकी बुराइयों को देखना। वैसे आलोचना का मतलब ये नहीं होता, आप दोनों चीज़ों को देखते हो आलोचना में, ठीक है ना। नाम से आलोचना लगता है कि आप किसी की बुराई कर रहे हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका केवल सकारात्मक चिंतन, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल नकारात्मक चिंतन, तीसरा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। मैं कहा था ना, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशिष्ट बालक वह होता है। अब विशिष्ट बालक कौन हो सकता है, जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट है, जो मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट है, या फिर जो सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट है, या फिर जो मानसिक शारीरिक, अब इनको तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर आपको क्या लगता है, फोर्थ ही ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि उसने सभी को ऐड कर दिया। जो बच्चा किसी एक में, देखो किसी एक में बोलता है ना, और तीनों ऐसे होते बहुत एकदम अलग होते, तो हम किसी एक को लगाते हैं कि पहला होता शारीरिक, और तीनों जो ऑप्शन और होते बाकी के, वो शारीरिक, मानसिक और ये जो बाकी के संवेगात्मक नहीं होते या सामाजिक नहीं होते, ठीक है। तो हम एक तो लगा देते, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें सभी को ऐड कर दिया, जो शुरू के तीन ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो इस तरीके से ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाएं वो किसने दी थी, आपको बताना है। पहला जीन पियाजे, दूसरा लॉरेंस कोलबर्ग, तीसरा फ्रॉइड, और जो फोर्थ है वो है सीयर्स। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। लेकिन आपको यदि पता हुआ, जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, लेकिन वो इतना आपका जो है वो मायने नहीं रखता आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ उसने दो तरीके का बताया नैतिक विकास जो है, ठीक है। और जो जो कोलबर्ग है उसने नैतिक विकास को स्टेजेस और लेवल्स में भी डिवाइड किया गया। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर यदि देखी जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो जो आपके कोलबर्ग है उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी। यदि यहाँ पर जीन पियाजे के जो है नैतिक विकास का कुछ और ऐड कर देते कि नैतिक विकास का ये सिद्धांत, और कुछ जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसका कुछ ऐड कर देते, तब हम उसको यहाँ पर, तब हम जीन पियाजे का आंसर लगाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नैतिक विकास की अवस्था बताई गई है, ठीक है। तो जो स्टेजेस दिए हैं जो वो दिया फिर लॉरेंस कोलबर्ग ने, तो इसलिए आपका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए। अब शिक्षकों को जो बच्चों में कैसे गुण का विकास करना चाहिए। पहला, केवल रचनात्मक, केवल समीक्षात्मक, या फिर रचनात्मक और समीक्षात्मक दोनों। तीसरा ऑप्शन भी मतलब दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो थर्ड ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि उसने दोनों को ऐड कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अब अधिगम का जो मूल्यांकन है उसकी विशेषता नहीं है। मूल्यांकन की आपको कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आपको यदि पता हो तो आप या तो ऐसा लगाओगे आंसर इसका कि 3 आप जो है वो विशेषता अलग कर दोगे और चौथे का लगा दोगे, या फिर आप फोर्थ जो या फिर जो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है आप उसे ढूंढोगे। पहला, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। ये तो देखो नहीं, मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। ये तो ठीक है आपका। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है, ये भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका वो गलत होगा, ठीक है ना। आपका थर्ड ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी ठीक होगा कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी ठीक है। जो गलत ऑप्शन है वो है आपका कि जो मूल्यांकन है, जो सूचना है वो खुद बच्चों द्वारा एकत्रित की जाती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? केवल केंद्र सरकार की भूमिका है, केवल राज्य सरकार की, या दोनों की? तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो सही बच्चे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का हो चाहे किसी वर्ग का हो, क्योंकि सभी बच्चों की भागीदारी शिक्षा में होनी चाहिए। सबको, सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, एटलीस्ट प्राइमरी शिक्षा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, क्या होता है? बहुआयामी, एकल आयामी, संकीर्ण मतलब छोटा, है ना, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो बहुआयामी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश लंबाई एक एवं मांसपेशियां में तेजी से वृद्धि होती है। एव 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन, मतलब 4 डैश दे रखे हैं, आपको फिल करना है। जो ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, एकदम ठीक है, आप उसको सही लगा दोगे, ठीक है। पहला, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जो लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन तो आपका ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका 14 से 12, मतलब 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। यदि आपको ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो 12 से या 14 की जो एज है, या फिर जो आपकी 11 से या फिर 15, जो भी आप मान लीजिए, ठीक है ना, मतलब 12 से 14 तो हमने एक बीच का रख लिया एवरेज, ठीक है, कि इस एज में लड़कियों की एज जो है कम बढ़ती है और लड़कियों की एज जो है तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन जब ये किशोरावस्था की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिलता है देखने को कि 14, मतलब जो 14 से जो 18 की एज है उसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़के की लंबाई मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती है ना। तो लड़के ज़्यादा इस एज में, जो 14 से 18 की एज में, इसमें जो लड़के हैं उनकी लंबाई और मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं लड़कियों की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है कि लड़कों भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो भी गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवियाँ आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा, अधिगम में सशक्तता, अधिगम में कठिनाई के कारण, या अधिगम में समस्या के कारण। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, अधिगम में असक्ता, कि बच्चा कर ही नहीं पा रहा, लिख ही नहीं पा रहा, आप उसे बता चुके, समझा चुके, लेकिन फिर भी वो गलत तरीके से लिख रहा है, ठीक है ना। वो वाह को इस तरीके से लिख रहा है, बा को, ठीक है, या फिर वो खास खरगोश को कुछ अलग तरीके से लिख रहा है, इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसने बना दिया। तो जो गलती कर रहा है वो क्यों कर रहा है, दर्पण छवि क्यों बना रहा है, उसको समझ नहीं आ रही। अब क्या करोगे आप? नॉर्मल बच्चा होता सीधा बताया तो कि पेंसिल से इस तरीके से बना दो, खासा खरगोश हो गया या फिर खासा कबूतर। लेकिन ये बच्चा अलग है, ठीक है ना, इस ये दर्पण छवि बना रहा है। तो आप इसके लिए कुछ स्पेशल करोगे, ठीक है, ताकि इस बच्चे की जो ये दोष है या फिर जो कमी है, जो डिसेबिलिटी जो भी है, वो बच्चा उसमें उसमें सुधार कर सके, ठीक हो सके वो। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, या जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। देखो, जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सेकंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके थर्ड में जोड़ रखे हैं। तो हम थर्ड ऑप्शन को ही सही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसने पहले और दूसरे को ऐड कर रखा है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दूसरे में ऐड है। तो यहाँ पर वो हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट है उनके अंतर्क्रिया के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो सगे दो भाई क्यों ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? पहला डिस्ग्राफिया, दूसरा डिसप्रैक्सिया, तीसरा डिसलेक्सिया और फोर्थ डिसकैलकुलिया। तो आपको डिसकैलकुलिया के बारे में कमेंट में बताना है कि डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिसग्राफिया। ग्राफिया मतलब आप ये मान लीजिए कि लिखना, हम पढ़ते हैं ना कैलीग्राफी आती है, तो हम ये कुछ राइटिंग्स के फ़ॉन्ट होते हैं एक तरीके, इस तरीके से, तो इसलिए आपको ग्राफिया से आप पहचान सकते हो। ग्राफिया मतलब जो फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, फ़ॉन्ट मतलब जो लिखने से रिलेटेड है, आप शब्दों को कितने सुंदर तरीके से लिख पा रहे हो, एफ को आप इस तरीके से लिख पा रहे हो या फिर इस तरीके से लिख पा रहे हो, ठीक है। तो डिसग्राफिया जो है आपके लिखने से संबंधित है, आपको बताना है कि डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान ये आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है, मेरे ख्याल से मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके, छात्रों के बीच तुलना करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान करने देना, और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर और बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो आवश्यक होता है इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में वीडियो जो क्वेश्चन थे, जो ऑप्शन थे वो अलग थे। तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है ये आप नहीं करोगे, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप करोगे, ठीक है ना। छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। आप ये तो करोगे, आपने ये पता करा कि बच्चे की कहाँ कमी है, तो आप उसे बताते भी तो, जैसे आपने यदि देखा होगा आप टेस्ट देने के बाद आप बच्चे को बुला के बताते हो, स्कूलों में बताया जाता है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं करना था, ये क्वेश्चन ये बोल रहा था, ठीक है। तो या तो बच्चा बोलेगा कि मुझे तो ये लगा या फिर ये लगा, तो बच्चा जो है अगली बार से ध्यान रखेगा। यदि उसे कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ रही है तो वो टीचर से एग्जाम हॉल में पूछेगा, फिर जो क्लास है उसमें पूछ सकता है। तो वो अपनी गलती को सुधारेगा, और सुधारेगा कैसे, वो बच्चे को आप जब बताओगे वो खुद सुधार लेगा, ठीक है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, आपकी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनको अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामांकित करें, कि इस 10 से लेके मतलब 10 से जो 20 के बच्चे, 10 से जो 20 के मार्क्स जो वाले जो बच्चे हैं वो अलग इस लाइन में बैठेंगे, 20 से और जो 30 तक के जो नंबर लेकर आए बच्चे वो इस लाइन में बैठेंगे, कुछ इस तरीके से, या फिर किसी और आधार पर भी कर सकता है टीचर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, कि सर अब से जो बच्चा है इतने से कम नंबर लेकर आएगा तो वो पिटेगा, ठीक है। या किसी बच्चे ने चूं की आवाज़ भी करी तो वो पिटेगा। यदि किसी बच्चे ने मैं पढ़ाते वक्त कोई क्वेश्चन पूछ लिया बीच में तो वो पिटेगा ना, मतलब उसे दंड देंगे, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे नियम भी नहीं बनाने, नियम कुछ भी हो सकता है, यही नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो नियम हो, कुछ भी हो सकता है नियम। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। अब समान और मानक तरीके हों तो ये ऑप्शन भी आपका जो डाउटफुल है ये हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और भी अच्छा जो ऑप्शन दे रखा है वो है, बच्चों से बातचीत करें और जो बच्चे के उनके जो दृष्टिकोण है उनको महत्व दे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो तीनों के कंपैरिजन में, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में सबसे जो सही है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, वो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आज हमने आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी हिंदी पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी और मैथ पैडागोजी की भी वीडियोस अपलोड कर रखी है। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपको जो आने वाला जो CTET है जो दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकता है, संभावना हो सकती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।